तो स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है स्टडी 91। जी हाँ, चाहे आपको 91 बार पढ़ना पड़े, चाहे 100 बार पढ़ना पड़े, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी जाके आप सफलता प्राप्त कर पाओगे। और इसी सीरीज में प्रैक्टिस करने के लिए हम लोग लेकर आए हैं यहाँ पर क्वेश्चन टैग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्योंकि इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि क्वेश्चन टैग को कैसे सॉल्व किया जाना चाहिए, क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। सबसे आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूं, कोई भी चीज़ रटने की ज़रूरत नहीं है। विद इन हाफ ए मिनट और 15-10 सेकंड में आप ओरली सॉल्व करके बता सकते हो कि इसका सही क्वेश्चन टैग क्या होगा। बहुत ईजी होता है, ईजी, बहुत ही ईजिएस्ट मेथड में हम लोग आज यहाँ पे सीखने वाले हैं। क्वेश्चन टैग हम पढ़ा चुके, कॉन्सेप्चुअल जो भी थ्योरी थी वो हम बता चुके हैं, लेकिन यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चंस ऐसे लेके आए हैं जो अक्सर एग्जाम में देखे गए, आ चुके हैं, उसी पर बेस्ड, मेमोरी बेस्ड यहाँ पर क्वेश्चंस हैं। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन टैग के ऊपर क्या होता है। दोस्तों आपको फिर से एक बार रिवाइज करा दें, कई व्यूअर्स होंगे जिनको नहीं पता होगा कि क्वेश्चन टैग होता क्या है, तो मैं आपको बता दूं। क्वेश्चन टैग ऐसा एक टैग होता है जो कि लास्ट में सेंटेंस के लिखा होता है शॉर्ट फॉर्म के तौर पे, जो क्वेश्चन पूछता है, कंफर्मेशन पूछता है, और इसको हिंदी में बोलते हैं ना। जैसे मैंने कहा कि तुम एक अच्छे विद्यार्थी हो ना, वह एक अच्छा टीचर नहीं है ना के साथ भी नहीं आता है, और साथ में लास्ट में हम लोग ना भी लगाकर किसी सेंटेंस को बोल सकते हैं। तो अब ना वाले जितने भी सेंटेंसेस आते हैं वो बनते हैं क्वेश्चन टैग के अंदर। और ये कैसा दिखता है मैं आपको दिखाता हूं। कई बार क्या होता है कि स्पोकन में कई लोग को आपने बोलते हुए भी सुना होगा, और आप भी खुद भी यूज करते होंगे। अगर आप थोड़ी बहुत भी इंग्लिश यूज करते होंगे अपने डेली कम्युनिकेशन में, तो आपको पता चलना चाहिए कि हम लोग कहते हैं कि यू आर ए गुड बॉय और यू आर वॉचिंग द टीवी इजंट इट। उसके बाद कॉमा लगा कहते हैं यू आर ए गुड बॉय कॉमा इजंट इट। इजंट इट एवरी टाइम आपको नहीं लगाना पड़ता, क्योंकि क्या होता है, ये जो क्वेश्चन टैग है लास्ट में, ये आपके सेंटेंस पर डिपेंड करता है। सेंटेंस जैसा होगा वैसे ही हम लोग वर्ब को यूज करेंगे। जैसे मैंने कहा कि यहां पे पेन ले लेते हैं भाई। मैंने कहा यू आर ए गुड बॉय, यू आर ए गुड बॉय, और लास्ट में हम लिख दिया इजंट इट और लगा दिया क्वेश्चन। देखिए भाई, क्वेश्चन लगा दिया। तो क्या ये पर्टिकुलर सेंटेंस का ये क्वेश्चन टैग है? आप कहोगे नहीं पता हमको, क्योंकि हमको करने नहीं आता। मैंने आसान तरीका को बताया था कि जो यहां पर सब्जेक्ट हो, यू है ना, उसका पर्सनल प्रोनाउन यूज करना। अपने आप पहले से क्या है, पर्सनल प्रोनाउन लिखा हुआ यू, तो हमने यहां पर पहली चीज लगा दी यू। दूसरी चीज बच्चों यहां पर होती, जो भी आपने हेल्पिंग वर्ब यूज की है, इसके अकॉर्डिंग आप हेल्पिंग वर्ब यहां पर देख लो क्या लगनी चाहिए। यहां पर भी आर लगा, यहां पर भी यू हमारे पास आया तो आर ही लगेगा, हमने यहां पर आर लगा दिया। और तीसरी चीज बच्चों जो हमें चेक करनी होती है वो नेगेटिविटी होती है, कि इस जो सेंटेंस वाला पार्ट है इसमें कोई हमारा नेगेटिव टर्म है या नहीं है, कोई नो, नेवर, नॉट जैसा कुछ है या नहीं है। अगर नहीं है तो उसमें नॉट लगा देते हैं, और अगर नॉट इसमें है तो उसमें नहीं लगाते हैं। तो इसका, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक पार्ट में हमें कोई भी नो, नेवर, नॉट जैसा नहीं मिला, तो यहां पर नॉट लगाने की आवश्यकता है। तो क्या करते हैं बच्चों की, हमेशा जो भी कलेक्टेड चीजें होती हैं, जो क्वेश्चन टैग हमारा लास्ट में लिखा होता है, वो हमेशा कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में होता है, यानी कि संक्षिप्त रूप में होता है। तो संक्षिप्त रूप में इसको लिखने के लिए क्या करेंगे, आर और नॉट को मिला देंगे, बनेगा आरंट और बचेगा यू, तो आरंट यू। तो इस पर्टिकुलर सेंटेंस का क्वेश्चन टैग क्या था, यू आर ए गुड बॉय कॉमा आरंट यू, क्या नहीं हो, यानी कि इसका मतलब हुआ तुम एक अच्छे विद्यार्थी हो ना, तुम एक अच्छे लड़के हो ना। ये इस सेंटेंस का पूरा मीनिंग आया। कैसे बोलेंगे इसको, कि अगर ऐसे बोलना हो कि तुम एक अच्छे विद्यार्थी या अच्छे लड़के हो ना, यू आर ए गुड बॉय आरंट यू, तो सही हो जाएगा, राइट। तो ये मैंने आपको कहानी बता दी कि आप कैसे क्वेश्चन टैग को सॉल्व करते हो। तो अब चलते हैं क्वेश्चन टैग के क्वेश्चन की तरफ, जो एक करके इस मॉडल पेपर में दिए हुए हैं। कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग द करेक्ट क्वेश्चन टैग्स। तो यहां पर देखें, पहला क्या लिखा, यू आर एडिक्टेड टू शॉपिंग। तो चलो स्टेप बाय स्टेप करते हैं, बहुत जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं है। जैसे आप करते हो वैसे हम भी करने की कोशिश करते हैं। मैंने क्या कहा, सबसे पहले आपको तीन चीजें देखनी पड़ेगी। पहला है सब्जेक्ट, दूसरा है वर्ब, और तीसरा है नेगेटिविटी। पहला है सब्जेक्ट, दूसरा है वर्ब, तीसरा है नेगेटिविटी। सब्जेक्ट का प्रोनाउन यूज करेंगे, और वो भी कौन सा प्रोनाउन, सब पर्सनल प्रोनाउन। वर्ब सेम रहेगी, एज पर द न्यू सब्जेक्ट। नेगेटिविटी अगर नेगेटिव है, से अगर हम यहां पर लिख दे
पॉजिटिव चेंज होगा नेगेटिव में, नेगेटिव चेंज होगा पॉजिटिव में। ये हमने यहां पे ब्रैकेट में लिख दिया। तो इसी पर बेस हम यहां पर इसको अप्लाई करते हैं। लिखा यू आर एडिक्टेड टू शॉपिंग। इसके क्वेश्चन टैग में कहीं भी नॉट देखो लगा है नहीं लगा है। सबसे पहले यू लिखा, प्रोनाउन है, उसके बाद सेम हेल्पिंग वर्ब आर आ गया, उसके बाद नेगेटिविटी। अगर नॉट नहीं लगा तो लगा देना, लगा है तो मत लगाना। यू आर एडिक्टेड टू शॉपिंग में कोई नॉट नो नेवर जैसा कुछ है नहीं है तो लगा देंगे, ये लग गया। अब तीनों को मिलाए तो क्या बना, आरंट यू बना, आंट यू, राइट। ये क्लियर है, कोई यहां तक डाउट तो नहीं बच्चों? अच्छा, कई लोग इसमें, मैंने आपको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में संक्षिप्त रूप में ये बताया भी था जब हम क्वेश्चन टैग पढ़ा रहे थे कि इज नॉट का इजंट होता है, हैज नॉट का हैजंट होता है, हैव नॉट का हैवंट होता है, और अगर कहा जाए कैन नॉट का कांट होता है, डज नॉट का डजंट होता है, डिड नॉट का डिडंट होता है या डिडंट होता है। कुछ ऐसे वर्जन भी होते हैं हमारे पास कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में जिनका कॉन्ट्रैक्शन थोड़ा सा अलग होता है, अलग से देखने की उनको जरूरत है। तो चलो हम यहां पर अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि हम क्या बताना चाहते हैं। देखो बच्चों, आर नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड वर्जन होता है आरंट, ठीक है, और इज नॉट का इजंट होता है। ताज्जुब की बात तो ये है, लेकिन आपको समझनी पड़ेगी कि एम नॉट का होता है सेम यही। तो आप देखें कि एम नॉट का भी क्या होता है, आरंट ही होता है। कैन नॉट का कांट होता है, और आगे देखें विल नॉट का क्या होता है, विल नॉट का होता है वोंट। विल नॉट का क्या होता है, वोंट होता है। शैल नॉट का, इसको क्या हो रहा है, शैल नॉट का होता है शांत, ठीक है बच्चों। तो शैल नॉट का होता है शांत, विल नॉट का होता है वोंट, एम नॉट का भी आरंट होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। वुड नॉट का वुडंट होगा, शुड नॉट का शुडंट होगा, मस्ट नॉट का मसंट होगा, राइट। तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं जरा सा। इंक हम लोग फिर से एक बार चेंज करते हुए, दे वर नॉट पार्ट ऑफ द रेगुलर टीम। सबसे पहले आया हमारे पास दे, उसके बाद यहां पर आई वर्ब, तो वर्ब यहां पर सेम लिखना है वर। उसके बाद हमने देखा कि यहां पर नो नेवर नॉट जैसा कुछ है, तो बिल्कुल यहां पर छुपा बैठा है वर नॉट वरंट लिखा हो ना। नॉट अगर है तो नॉट इसमें क्वेश्चन टैग में नहीं आएगा, और इसका बनाएंगे क्वेश्चन। इसका क्वेश्चन बनाने के लिए वर को पहले लगा देंगे, दे बचेगा तो यहां लिख देंगे वर दे, राइट। तो इस पर्टिकुलर सेंटेंस का जो क्वेश्चन टैग था वो क्या था, वर दे। क्या दे, वर दे भाई। नेक्स्ट, यू कैन नॉट गिव इट बैक टू द ओनर। इसका हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन टैग, लिखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बच्चों आ गया यू, उसके बाद यहां पर क्या लिखा है, कैन लिखा हुआ है, लिख दिया। उसके बाद यहां पर नॉट लिखा हुआ है, कांट लिखा ना, नॉट छुपा बैठा है तो नॉट यहां पर नहीं आएगा। बचा हमारे पास यू और कैन, और इसको जब हम लोग मिलाकर लिखेंगे तो क्या बनेगा, कैन यू, कैन यू, ठीक है भाई। इसका हो गया कैन यू। अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं जिसमें लिखा है लेट्स टेक ए डे ऑफ टुमारो। कहता है कि कल छुट्टी ले लेते हैं, लेट्स टेक ए डे ऑफ टुमारो। तो अब यहां पर मैं आपको बता दूं कि ये लिखा हुआ है लेट्स, ठीक है, जिसका मतलब होता है लेट अस, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। और एक और लेट्स होता है जो हम लोग ऐसे लिखते हैं विदाउट एनी अपॉस्ट्रोफी एस, जो हम तब यूज करते हैं जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंगुलर सब्जेक्ट का यूज करते हैं। जैसे कि ही, लेट एक वर्ब है ना, ही लेट्स मी सिट हेयर। क्या मतलब हुआ इसका,
वह मुझे यहां पर बैठने देता है। देता मतलब क्या हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ। प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस ऐड करते हैं, तो लेट क्योंकि एक वर्ब है इसलिए इसमें एस लगा दिया। ही लेट्स मी सिट हियर, वह मुझे यहां पर बैठने देता है, यानी कि परमिशन के सेंस में ये वाला लेट्स यूज होता है, जबकि ये है सजेशन, या हम कह सकते हैं जब हम किसी को किसी काम के लिए मनाते हैं या प्रपोज करते हैं, तो लेट्स ये वाला बराबर है लेटस के। तो लेट अस टेक ए डे ऑफ टुमारो, इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा उसको समझने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि लेट वाले सेंटेंस का क्वेश्चन टैग कैसे बनाना चाहिए। क्वेश्चन टैग हम लोग डिस्कस कर रहे थे, बहुत सारे टाइप के आपने क्वेश्चन टैग डिस्कस भी किए, देखे भी, आपको समझ में भी आया होगा। लेकिन क्या हो अगर हमारे पास इंपेरेटिव सेंटेंस के क्वेश्चन टैग आ जाए। इंपेरेटिव सेंटेंसेस, तो पहले तो बच्चों ये समझने की जरूरत है कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। चलो भाई मुझे बताओ इंपेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। कई लोगों ने पढ़ा होगा, कई लोग कहेंगे, आता भी होगा कि सर इंपेरेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें आज्ञा या किसी से हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं, ऑर्डर हो गया, कमांड हो गया, रिक्वेस्ट हो गया, सजेशन हो गया, एडवाइस हो गया, वो सभी के सभी जिनमें इनका भाव आता है, सेंस आता है, वो सभी के सभी इंपेरेटिव सेंटेंसेस कहे जाते हैं। और उनकी पहचान क्या होती है, कैसे पता चलेगा कि कोई भी सेंटेंस हमारा लिखा है तो वो इंपेरेटिव है या नहीं है। तो मैं आपको बता दूं इसकी पहचान होती है स्टार्ट्स विद वर्ब। देखिए भाई यहां पे सबसे बड़ी पहचान क्या है कि ये शुरू होते हैं वर्ब से। और दूसरी पहचान इसकी क्या है कि प्लीज या काइंडली भी लग सकता है, प्लीज या काइंडली जैसे वर्ड से भी शुरू हो सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि प्लीज गो देयर, लेट हिम कम बैक, उसे यहां फिर से आने दो। तो यहां पर लेट भी क्या है, वर्ब है। प्लीज ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, ये भी कह सकते हैं, या सिट डाउन कह सकते हैं, गो देयर कह सकते हैं। ये सारे के साथ इंपेरेटिव सेंटेंसेस में आ जाएंगे। तो इंपेरेटिव सेंटेंसेस का क्वेश्चन टैग कैसे फॉर्म करते हैं ये जरा एक बार देख लेते हैं हम लोग। चलो भाई लिखते हैं, सिट हियर। क्या लग रहा है आपको इसका सही क्वेश्चन टैग कैसे फॉर्म किया जाएगा? सर यहां पे डिफिकल्टी ये हो रही है, कई बच्चे बोल भी रहे होंगे कि यहां पर ना तो हमारे पास सब्जेक्ट है कोई और ना ही कोई वर्ब है, तो हम वर्ब क्या लगाएं, सब्जेक्ट क्या लगाएं। तो आपको पता होना चाहिए कोई भी इंपेरेटिव सेंटेंस होता है उसमें एक हिडन सब्जेक्ट हमारे पास होता है। वो हिडन सब्जेक्ट क्या होता है, यू होता है। ये बात हम किससे कह रहे हैं, सिट डाउन, यहां पर बैठ जाओ, या सिट हियर, तुमसे कह रहे हैं। यहां पर यू हिडन है, लेकिन बच्चों इसका मतलब ये नहीं कि यहां पर आप यू लगा देना, क्योंकि जैसे आपने यहां पर यू लगाया, यू सिट हियर, तो मतलब ये हो जाएगा कि तुम यहां बैठते हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट बन जाएगा, यू सिट हियर, तुम यहां पर बैठते हो। लेकिन हमें ये नहीं कहना कि तुम यहां पर बैठते हो, मुझे ये कहना है, मुझे यहां पे कमांड देना है, ऑर्डर करना है कि सिट हियर, यहां बैठो, इसलिए यहां पर यू लगाने की जरूरत नहीं। और इंपेरेटिव सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब जाती है, तो हम यहां पे हमने क्या कहा, यू हिडन होता है, तो यहां पे हमने यू लिख दिया। और इंपेरेटिव सेंटेंस कोई भी हो, चाहे लेट वाला सेंटेंस हो, उसमें हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब जाती है वो या तो विल जाती है या शैल जाती है। तो यहां पर हम विल भी लगा सकते हैं और शैल भी लगा सकते हैं। अब बच्चों आपके दिमाग में एक पॉइंट जरूर बहुत बचपन से भी होगा कि सर ये बता दीजिए मुझे जल्दी से कि विल और शैल में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि आपने ये पढ़ा होगा, कई किताबों में लिखा भी होता है, जो कि सही नहीं माना जाता, कि आई और वी के साथ लगाते हैं शैल, बाकी सबके साथ लगाते हैं विल। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि हम लोग आई के साथ भी विल लगाते हैं, वी के साथ भी विल लगाते हैं, ही के साथ भी हम लोग शैल लगा सकते हैं। द ओनली डिफरेंस इज, जब आपको किसी बात को पोलाइट वे से कहना हो, विनम्र भाव से, तो शैल का यूज करो। अपने सीनियर से बात करो, बॉस से बात कर रहे हो, कोई फॉर्मल राइटिंग लिखनी है, तो उसमें शैल का यूज अच्छा माना जाता है। जबकि विल बताता है दृढ़ निश्चय, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन माना जाता है। जब आपको कहना हो कि हाँ मैं कोई काम करूंगा ही करूंगा, तो यहां पर विल लगाकर आई विल अचीव सक्सेस, आई शैल अचीव सक्सेस बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आपको पोलाइट वे में नहीं बोलना, बल्कि आई विल, क्योंकि अगर आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है कि मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा, तो आई विल अचीव सक्सेस, राइट। द सक्सेस कहने की जरूरत नहीं, आर्टिकल जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे कि अगर हम ये कह देंगे कि आई विल अचीव द सक्सेस तो मतलब क्या होगा। तो इसको रब कर देते हैं, लेकिन उससे पहले समझ लेते हैं कि इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा।
तो यू आ गया, विल या शैल आ गया। और उसके बाद सबसे अच्छी बात और सबसे बड़ी बात ये इसमें है इंपरेटिव सेंटेंस के क्वेश्चन टैग में कि इसमें नॉट हमें चेक नहीं करना होता, यानी नेगेटिविटी आपको नहीं देखनी, क्योंकि जब हम किसी से कोई बात कहते हैं इंपरेटिव सेंटेंस में तो हम क्या चाहते हैं कि सामने वाला हमारी बात को सुने ना सुने, बल्कि सुने, करे। यानी कि मैंने कहा कि यहाँ बैठ जाओ, क्या नहीं बैठोगे नहीं बोलेंगे, क्या बैठोगे, है ना। तो इस कंडीशन में जो इसका क्वेश्चन टैग जाएगा वो जाएगा विल यू, या क्या हो सकता है, शैल यू। हालांकि नेगेटिव भी लिख के आ सकता है, हम ये भी कह सकते हैं वॉन्ट यू भी कह सकते हैं या शांत यू भी कह सकते हैं, लेकिन उसको अवॉइड इसलिए किया जाता है क्योंकि इसमें हमेशा ऐसा समझा जाता है कि जो हमारी अप्रोच होनी चाहिए, जो हमारा रिप्लाई होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए। इसमें हम नेगेटिव चीज को अवॉइड कर देते हैं। जब एग्जाम में दोनों ऑप्शन हमारे पास आ जाए, दोनों ऑप्शन यानी कि विल यू भी लिखा हो, वॉन्ट यू भी लिखा हो, तो किसमें से हम कौन सा पिक करेंगे, तो हम लोग हमेशा पॉजिटिव वाला पिक करेंगे, उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। और अगर पॉजिटिव वाला ना लिखा हो, नेगेटिव वाला लिखा और सारे ऑप्शन जो कि हैं हमारे जो बिल्कुल गलत है, तो अब हमारी मजबूरी है कि हमको नेगेटिव वाला कंसीडर करना ही पड़ेगा। तो इसको रब कर देते हैं और यहां पर बढ़ जाते हैं कि इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा। यहां पर बच्चों लेटस लिखा है। लेटस वाला मैं आपको बता दूं, जब भी हम लेटस कहते हैं ना, जिसमें मैंने कहा लेटस प्ले, तो अब यहां पर जो हिडन सब्जेक्ट हमारा है वो यू नहीं है। ये बात तुमसे नहीं कही जा रही, ये बात सभी से आपस में कही जा रही। जो बात आपस में कही जाती है जिसमें मैं शामिल हूं वो हमेशा वी होता है, तो यहां पर यू लगाने की जरूरत नहीं, यहां पर वी लगाएंगे। और दूसरी चीज, तो यहां पर विल लगा दे, शैल लगा दे। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि जब भी हम विनम्र भाव से कोई बात कहते हैं, लेटस का मतलब होता है सजेशन या प्रपोजल। जब हम किसी से कोई बात कहते हैं हम ये थोड़ी कहेंगे, जैसे मान लो किसी को कॉफी के लिए पूछना है तो हम ये थोड़ी कहेंगे ए चलो चल मैं कॉफी के लिए, नहीं भैया कहेंगे अरे भैया कॉफी पीने चलो मेरे साथ, चलो आओ। तो पोलाइट वैसे पूछते हैं, इसलिए पोलाइट वाली चीज यहां पर लगाएंगे, तो यहां पर शैल लगा देंगे। और जब इसका क्वेश्चन बनाएंगे तो बनेगा शैल वी। तो अब आप यहां पर आ जाएं, लेट अस टेक ए डे ऑफ टुमारो, तो अगेन इसका यही बन जाएगा शैल वी। तो उम्मीद है कि आपको यहां तक समझ में आया होगा इंपेरेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग कैसे बनता है, ये भी बहुत ही आसानी से आपको क्लियर हुआ होगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें लिखा है शी हैड हर हेयर स्टाइल लास्ट वीक। शी हैड हर हेयर स्टाइल लास्ट वीक। तो बच्चों अब आपको लग सकता है कि यहां पर हेल्पिंग वर्ब तो हैड है, नहीं। अगर आपने सोचा कि यहां पर हेल्पिंग वर्ब हैड है तो आप गलत हो। रीजन क्या है, चलो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं। आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार, आई हैव ए कार। क्या हैव यहां पर हेल्पिंग वर्ब है, नहीं है, मेन वर्ब है, क्योंकि पोजीशन को बता रहा है, कुछ होना, पास होना। आई हैव ए कार। इसका जब नेगेटिव बनाते हो या इंट्रोगेटिव बनाते हो तो किस चीज को यूज करते हो, क्या ऐसे कहते हो कि आई हैव नॉट ए कार, क्या आई हैव नॉट एनी कार, नहीं, बल्कि कैसे कहते हो आई डोंट हैव। यानी डू और डज का यूज करते हो हैव या हैज वाले सेंटेंसेस में, क्योंकि ये है बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस। तो इस बात को देखकर कंफ्यूज मत हो जाना कि सर यहां पर हैज हैव लिखा हुआ है तो ये तो परफेक्ट में चला गया। नहीं, ये परफेक्ट में नहीं गया, क्योंकि यहां पर हैज हैव जब आता है और वो परफेक्ट का तभी होता है जब हमारे पास आगे जो मेन वर्ब की फॉर्म लिखी हुई वो कितनी कौन सी होती है, वो थर्ड फॉर्म होती है। यहां पे तो वर्ब है ही नहीं, यहां पर कोई चीज होने के पास होने की बात कर रहा है। तो आई टेक, हैव का मतलब और क्या होता है, टेक होता है। जैसे मैंने कहा कि हैव योर लंच बराबर है टेक योर लंच के, तो क्योंकि इसका मतलब होता है टेक, तो आई टेक ए कार या आई हैव ए कार बराबर ही एक तरह से देखा जाए। यह है प्रेजेंट इंडेफिनिट। यही वजह है कि हम इसका नेगेटिव क्या बनाएंगे, आई डोंट हैव ए कार, और इसका इंट्रोगेटिव क्या बनाएंगे, डू आई हैव ए कार या डू आई हैव एनी कार, राइट। तो इसका मतलब यह हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। इसमें लग गया हैड हर हेयर, नाउन आ रहा ना, इसके पास हेयर कटे हुए, स्टाइल, सॉरी स्टाइल, लास्ट वीक स्टाइल कराया उसने अपने हेयर। तो अब यहां पर पास्ट फॉर्म चलेगी। पास्ट इंडेफिनिट में डू या डज आता नहीं, क्या आता है, डिड आता है। अब यहां पर नॉट जैसा कुछ हमारे पास लगा नहीं हुआ है, इसका मतलब नॉट लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहां पे लिखते हैं, सबसे पहले आया शी, उसके बाद आया डिड और उसके बाद आया नॉट, तीनों को मिलाया तो क्या बना, डिडंट शी। ये बन गया आपका सही इसका क्वेश्चन टैग। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें लिखा है मम विल बी हैप्पी टू सी यू। मम, क्या जमाना आ गया है, मदर से मम हो गया, कोई बात नहीं,
मॉम विल बी हैप्पी टू सी यू अगेन। चलो देखते करने की कोशिश करते हैं। मॉम के लिए शी लगा दो, ही तो नहीं लगा रहा कोई, हाँ शी लगा दो। उसके बाद विल है यहां पर, विल लगा दो। नो नेवर नॉट जैसा कुछ मिल नहीं रहा तो नॉट लगा दो। तीनों को मिलाया क्या बना, वॉन्ट शी बना, वॉन्ट शी, राइट। कोई समस्या कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वॉन्ट शी इसका बहुत ही सरल था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जॉन, अच्छा मेरा नाम यूज कर लिया तुम लोगों ने, अच्छी बात नहीं है। जॉन कीप्स टॉकिंग ऑल द टाइम, अच्छा दैट्स डिस्गस्टिंग, ओह क्या बात है। जॉन हमेशा बात करता रहता है, दैट इज डिस्गस्टिंग। ये क्या डिस्गस्टिंग है। अब देखिए यहां पर जो हमारा सेंटेंस है यहां क्लोज हो जा रहा है देखो, और यहां से फिर शुरू हो जा रहा है, दैट इज डिस्गस्टिंग। हम ये नहीं कहेंगे कि जॉन बातें करता है क्या नहीं करता है, नहीं, ये सेंटेंस हमारा नहीं। मेन जो हमारा जिस पर फोकस है वो है क्या है, दैट इज, जो कि डिस्गस्टिंग है, राइट। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग बनाएंगे क्या हमारा क्वेश्चन टैग। तो दैट के लिए हम लोग क्या लगा, दैट नहीं आएगा पता, बल्कि इट का यूज करेंगे। कोई चीज दैट क्या होती है, दैट यहां पर किसके लिए आया है, कोई ऐसी चीज हो गई जो नॉन लिविंग है ना, तो जो चीज नॉन लिविंग है उसके लिए हम लोग इट का यूज करते हैं, इट। और साथ ही साथ इज लिखा हुआ है, इज आ गया, नॉट है नहीं, नॉट लगा दिया तो क्या बना, इजंट इट, इजंट इट। जॉन कीप्स टॉकिंग ऑल द टाइम, दैट इज डिस्गस्टिंग, isn't it? Next is, they have not ever bought a new car. यहां पर भी हैव आया है, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म चली गई है, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसका मतलब ये परफेक्ट का टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट। क्या करेंगे, सबसे पहले दे लगा देंगे, फिर उसके बाद यहां पर हम लोग लगा देंगे क्या, सेम हेल्पिंग वर्ब दे लगा देंगे, उसके बाद हैव आ जाएगा क्योंकि हैव यहां पर हमने पहले से यूज किया है। और यहां पर देखिए नॉट कॉन्ट्रैक्टेड वर्जन में नॉट पहले से लगा हुआ है, अगर नॉट लगा हुआ तो इसमें नॉट नहीं लगाना है, तो सिंपली दोनों को फॉर्म करके हम लोग बनाएंगे, क्वेश्चन टैग बनेगा हैव दे, हैव दे इसका सही क्वेश्चन टैग हो जाएगा। नेक्स्ट, अच्छा आप लोग सोचते होंगे कि सर की राइटिंग बहुत खराब है, पता है राइटिंग खराब होने का सबसे बड़ा यहाँ पे रीजन पता है क्या है, क्योंकि आई वांट टू बिकम ए डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर बनना चाहता था, इसलिए मेरी राइटिंग खराब है। लेकिन माई फादर मेड मी एन इंजीनियर, लेकिन मेरे पिताजी ने मुझे एक इंजीनियर बना दिया, ठीक है। और परिस्थितियों ने मुझे एक टीचर बना दिया, सरकमस्टांसेस मेड मी ए टीचर, लेकिन मेरा सपना था सिंगर बनने का, बट माई ड्रीम वॉज टू बिकम ए सिंगर। सो द मोरल ऑफ द स्टोरी इज, द सम एंड सब्सटेंस ऑफ दिस स्टोरी इज नेवर फॉलो मी, नेवर फॉलो मी। बस पढ़ो वही अच्छी बात है, फॉलो मत करना कभी, क्योंकि अगर मुझे फॉलो करना किया तो फिर आपके साथ भी ऐसा होगा कि बनना कुछ चाहते हो बन कुछ और गया। खैर, आई एम सच ए गुड स्विमर, इसका सही क्वेश्चन टैग क्या होगा, बता सकते हो? चलो भाई सोचो, एक मौका आपको दिया कि आप इसका सही क्वेश्चन टैग लिखकर बताएं क्या होगा। अरे भाई आई आ गया सबसे पहले, उसके बाद एम आ गया, उसके बाद नॉट है नहीं, नॉट आ गया। अब मैंने क्या बताया था आपको कि एम और नॉट मिलकर बनता है आरंट, ना कि एमंट। एमंट कुछ नहीं होता, क्या हो जाएगा, आरंट आई। अब कई बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर एक चीज हमने ये भी पढ़ी है, सर ये भी एक चीज होती है एंड। तो मैं आपको बता दूं, ये कह सकते हैं कि हम लोग ये स्पोकन में स्लैंग टाइप से यूज होता है, ये स्पोकन में कभी भी रिटर्न में यूज नहीं होता, और ये सभी के लिए आ सकता है, यानी कि एम, इज, आर, हैज, हैव, नॉट, यानी एम नॉट, इज नॉट, आर नॉट, हैज नॉट, हैव नॉट, सभी के लिए हम लोग बोल सकते हैं एंड। समझ गए? लेकिन ये कभी भी एग्जाम में नहीं यूज करते हैं क्योंकि रिटर्न में यूज नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ स्पोकन में आता है।
नेक्स्ट आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। ही वुड नॉट एग्री विद यू, क्या करना है आपको, सबसे पहले ही लगाया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर वुड है, उसके बाद आपने देखा नॉट पहले से लगा हुआ तो नॉट नहीं लगेगा तो क्या हो जाएगा वुड ही। क्लियर है, बहुत ही आसान था। आप देखें तो ओरली ही बता सकते हो, इतनी ज्यादा मेहनत करने की भी आपको जरूरत नहीं है। रियली, लेकिन क्या होता है ना, ओरली करने में आप हो सकता है मिस्टेक कर दो, गलती हो जाए, लेकिन इस तरीके से करोगे तो कोई भी मिस्टेक आपसे नहीं होगी, कोई भूल चूक नहीं होनी चाहिए इसमें। जी हाँ, नेक्स्ट इज देयर इज रियली नथिंग मोर टू से, देयर इज रियली नथिंग मोर टू से। क्या होगा जब भी देयर की बात करते हैं ना, देयर, तो यही हमारा क्वेश्चन टैग उतर के आ जाता है, राइट, क्योंकि अवेलेबिलिटी की बात कर रहा है, कुछ होने की बात कर रहा है। नथिंग इसका मतलब नॉट नहीं आएगा, पहली चीज। साथ में इज लगा हुआ है, देयर इज नथिंग, तो हो जाएगा इज देयर। ये हमारा क्वेश्चन टैग बन जाएगा। नेक्स्ट की तरफ आते हैं, क्या लिखा हुआ है, आई शुड नॉट क्रिटिसाइज द टीचर। आई शुड नॉट, और करना भी नहीं चाहिए भाई, टीचर को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि भगवान और पेरेंट्स के बाद किसी का अगर कोई दर्जा है तो वो गुरु का है, टीचर्स का है। आई शुड नॉट क्रिटिसाइज द टीचर, क्या होना चाहिए, सबसे पहले आई आएगा, उसके बाद शुड आएगा, उसके बाद नॉट लगा है, नॉट नहीं आएगा, हो जाएगा शुड आई, क्वेश्चन बनेगा, हो जाएगा शुड आई। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं। बढ़े अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी हाँ, नेक्स्ट इज प्लीज पास मी द शुगर। शुगर बढ़ा दो भाई, कौन है जो शुगर बहुत पसंद करता है, कोई दिक्कत नहीं है। प्लीज का मतलब क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंस है, इसका मतलब इंपेरेटिव सेंटेंस में तो कुछ सोचना ही नहीं है, इसका क्या हो जाएगा, विल यू या शैल यू, क्योंकि यहां पर यू हिडन है जो कि हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। विल या शैल का यूज करते हैं इन केस ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंस। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। यू मस्ट नॉट प्ले ऑन द फ्रेशली कट ग्रास। आउट मुझे समझ में आ रहा दूर से, कोई बात नहीं। क्या होगा, सबसे पहले यहां पर यू लिखा हुआ है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, मस्ट लिखा हुआ है, और नॉट बेटा है वहां पर, देखो नॉट है तो नॉट यहां पर नहीं आएगा, तो क्या हो जाएगा, मस्ट यू। राइट है, क्लियर, कोई डाउट तो नहीं इसमें। नेक्स्ट चलते हैं और देखते हैं क्या है। यू डोंट वॉन्ट हिम टू कम विद अस, यू डोंट वॉन्ट हिम टू कम विद अस, तुम उससे नहीं चाहते हो कि वो आए हमारे साथ। तो यहां पर यू की ही बात करें, हिम से कोई मतलब नहीं, क्योंकि यहां पर हिम क्या है, ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट की हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहले यू आ जाएगा, उसके बाद डू आ जाएगा, उसके बाद नॉट है तो नॉट नहीं आएगा, तो बचेगा क्या, डू यू। तो बच्चों उम्मीद है यहां तक आपको क्लियरली बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट, चलो भाई ये सभी लोग आप लोग सॉल्व करें। शी हार्डली सेड एनीथिंग, शी हार्डली सेड एनीथिंग। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था पहले भी, जब मैं क्वेश्चन टैग पढ़ा रहा था, मैंने आपको ये बताया था कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नेगेटिव सेंस देते हैं। नेगेटिव सेंस वाले वर्ड्स कौन कौन से होते हैं, लिख देते हैं एक बार। हार्डली, स्कैर्सली, barely, rarely, seldom, few and little। और मैंने आपको यह भी बताया था कि लिटिल, फ्यू
विदाउट आर्टिकल क्या मतलब होता है और विद आर्टिकल क्या मतलब होता है, यानी कि ए अगर लगा दें और कह दें ए लिटिल ए फ्यू, तो इसका क्या मतलब होता है। आपने कहावत सुनी होगी, ए लिटिल नॉलेज इज अ वेरी डेंजरस थिंग। ए लिटिल नॉलेज, ए लगाने का मतलब होता है इसमें ए फ्यू या लिटिल। अच्छा, दोनों में पहले डिफरेंस समझ लें कि फ्यू और लिटिल में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। फ्यू आता है काउंटेबल नाउन के लिए और लिटिल आता है अनकाउंटेबल नाउन के लिए, सबको पता होगा। कॉइन्स की बात करेंगे तो फ्यू आएगा, आई हैव फ्यू कॉइन्स। जब हम अनकाउंटेबल नाउन की बात करेंगे तो लिटिल का यूज करेंगे, यानी कि लिटिल नॉलेज हो सकती है किसी के पास, या लिटिल मनी हो सकता है, राइट, अनकाउंटेबल। तो जब हम ए लिटिल कहते हैं तो उसका मतलब होता है समथिंग, समथिंग इन ए पॉजिटिव सेंस। पॉजिटिव सेंस कैसा रहता है इसमें, सेंस पॉजिटिव। जब भी हम विदाउट एनी आर्टिकल फ्यू या लिटिल की बात करते हैं तो उसका मतलब होता है दिस इज क्लोज टू नेगेटिव। इसका मतलब नथिंग के बराबर, कुछ नहीं के बराबर। तो अगर हम ये कह दें कि आई हैव ए फ्यू कॉइन्स, तो मतलब होगा मेरे पास कुछ ना कुछ कॉइन्स है पॉजिटिव सेंस में। जब मैं कह दूं कि आई हैव फ्यू कॉइन्स, तो मतलब हो जाएगा मेरे पास ना के बराबर कॉइन्स हैं। तो यही वजह है कि हम लोग कहते हैं लिटिल नॉलेज इज अ वेरी डेंजरस थिंग। ये नहीं कहते लिटिल नॉलेज इज अ वेरी डेंजरस थिंग, क्योंकि जब नॉलेज होगी ही नहीं तो डेंजरस कैसे होगी। तो नॉलेज खतरनाक होने के लिए कुछ ना कुछ तो होनी चाहिए। अब आप बच्चे सोच रहे होंगे कि सर नॉलेज खतरनाक होने के लिए कुछ ना कुछ होनी चाहिए, समझ में नहीं आया। क्या होता है जब, जैसे बच्चों आपने देखा होगा टीवी में अक्सर दिखाते हैं कि टाइम बॉम्ब को डिफ्यूज करना, कई लोग कहते हैं तुम्हें डिफ्यूज करना आता है। जिसने कभी नहीं किया वो दूर रहेगा, सबकी जान बच जाएगी। अरे मुझे तो बिल्कुल नहीं आता, बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, सब लोग सेफ है। जिसने हाँ भैया एक दो बार कर चुके हैं लेकिन 3-4 साल हो गए हैं किए हुए, चलो ठीक है ट्राई करते हैं, उसके पास नॉलेज है लेकिन कुछ है, तो कुछ नॉलेज सबके लिए खतरनाक हो सकती है। वो आगे बढ़ेगा और ट्राई करेगा और सब ब्लास्ट हो जाएंगे। तो इसलिए कहते हैं कि कुछ नॉलेज जो होती है वो खतरनाक होती है, या तो बिल्कुल भी ना हो या अच्छी नॉलेज हो, तभी हम किसी फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं। तो हार्डली, स्कैर्सली, बेयरली, रेयरली, सेल्डम एंड फ्यू एंड लिटिल, तो ये सब देते हैं नेगेटिव सेंस। ये सब बराबर है नथिंग के, क्लोज टू नथिंग के। तो अब यहां पर आप देखें क्या लिखा हुआ है, शी हार्डली सेड एनीथिंग। सेड में जा रहा है, इसका मतलब ये किस में हुआ, पास्ट इंडेफिनिट का टेंस लिखा हुआ। पास्ट इंडेफिनिट में शी आएगा सबसे पहले, उसके बाद डिड आएगा, और नॉट नहीं लगाएंगे क्योंकि नॉट ऑलरेडी हार्डली के फॉर्म में लगा हुआ है। नॉट नहीं आएगा तो बचेगा हमारे पास डिड शी, ये इसका बच्चों क्वेश्चन टैग हो जाएगा। उम्मीद है यहां तक सभी को समझ में आया होगा। चलो भाई बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यू डू हैव ए रिसीट, इसको रिसीप्ट नहीं पढ़ते, इसको रिसीट कहते हैं क्योंकि पी साइलेंट होता है, पी साइलेंट। या यू डू हैव ए रिसीप्ट, ये आपका काम एक तरीके से इसने आसान कर दिया। रीजन क्या है, अगर सिर्फ इतना लिखता है यू हैव रिसीट तो हो सकता है कई लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि पता नहीं ये कौन सा टेंस है, लेकिन ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस। और आपको पता होना चाहिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस में हम लोग हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं, डू या डज लगाते हैं, जो कि पहले से आपने के सामने डू लगा रखा है इसने। अच्छा एक बात और, आप कहोगे कि सर यहां पर ये तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ही नहीं, तो इसने डू क्यों लगा रखा है। बच्चों लगता है डू, इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने कभी बताया होगा आपको, फिर से बताए थे। जैसे मैंने कहा आई गो टू स्कूल, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है अपने आप में, जिसका मतलब होगा कि मैं स्कूल जाता हूं। और आमतौर पे क्या होता है कि हम लोग इसमें डू डज या डिड तब लगाते हैं जब या तो सेंटेंस हमारा नेगेटिव होता है या इंट्रोगेटिव होता है, दोनों में से कोई है नहीं। तो क्या हम अफर्मेटिव सेंटेंस में डू या डज लगा सकते हैं या डिड, जैसे आई डू गो टू स्कूल, क्या हम ये कह सकते हैं आई डू गो टू स्कूल। बिल्कुल सही है, कहा जा सकता है। तो अब आप सोचोगे कि सर ये बताइए दोनों के अर्थ में क्या डिफरेंस आया। डिफरेंस इतना सा आया, सिंपली जब आपको कहना हो किसी बात को नॉर्मली तो आप कहोगे मैं स्कूल जाता हूं, आई गो टू स्कूल। लेकिन अगर आपको कहना हो किसी चीज को जोर देके एम्फसाइज करके, तो कहना पड़ेगा आई डू गो टू स्कूल। मतलब क्या हुआ, मैं स्कूल जाता तो हूं, ये डिजायर्ड इफेक्ट देने के लिए आई डू गो टू। जैसे आप जैसे ऐसा समझ लो कि घर में क्या होता है कि अक्सर मम्मी पापा आते हैं, आप मोबाइल चला रहे हो तो कहते हैं कि पढ़ाई नहीं कर रहे हो, पढ़ाई नहीं करते हो, तो आप इग्नोर कर दिया पहली बार। फिर मम्मी पापा ने कहा पढ़ाई नहीं करते हो, तो आपको थोड़ा सा गुस्सा आया, तो आपने क्या कहा, हालांकि पेरेंट्स पे गुस्सा नहीं करना चाहिए, लेकिन आज की जनरेशन ऐसी कि सब पे गुस्सा करते हैं, अरे क्या टीचर क्या पेरेंट्स सब पे
कहते टीचर अगर मार दे कुछ उल्टा सीधा कहते बाहर मिलो बेटा, बाहर तो जाओगे ना, निकलोगे ना। ऐसे तो बच्चे हो गए आजकल के, खैर कोई बात नहीं, जैसे बच्चे हो गए वैसे टीचर्स भी हो गए। तो पापा ने कहा कि पढ़ाई नहीं करते हो, तो मैंने कहा अरे करते तो हैं। जैसे ही मैंने ये कहा तो मैं कहूंगा आई डू स्टडी। ठीक है, सिंपली ये नहीं कि आई स्टडी, आई डू स्टडी। तो इन द सेम मैनर यहां पे लिखा है यू डू हैव ए रिसीट, और इसका सही क्वेश्चन टैग बनेगा क्योंकि हमारे पास यू है, फिर उसके बाद हमारे पास प्रेजेंट डेफिनेट है तो डू आ जाएगा, और साथ साथ नॉट भी आ जाएगा क्योंकि नॉट है नहीं। डू और नॉट को मिलाया बना डोंट और बचा यू, सो डोंट यू। ये हो गया डोंट यू। नेक्स्ट आ जाते हैं भाई अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जिसमें लिखा है पीटर एंड जेनी वांट टू बी अलोन। हाँ तो रहे ना, किसने मना किया है भाई, उनका अपना जाती मामला है, पर्सनल लाइफ है, रहे। बट दिस इज अ काइंड ऑफ सेंटेंस, मैं भी कहां कहां चला जाता हूं। पीटर एंड जेनी की बात कर रहा है, यहां पर एक की बात नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर पीटर की बात करते तो यहां पर ही लगाते, और अगर जेनी की बात करते तो यहां पर शी लगाते। लेकिन क्योंकि हम दोनों की एक साथ बात कर रहे हैं इसलिए दे लगाएंगे, राइट। Want to be alone, इसका मतलब सेंटेंस हमारा कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा दे, उसके बाद दूसरी चीज सेम हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। यहां पर हेल्पिंग वर्ब सर कुछ दिखाई नहीं देती, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि टेंस यहां पर कौन सा है। तो यहां पर टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, जिसमें हम लोग डू या डस का यूज करते हैं। दे के अनुसार डू लगा देंगे, और साथ ही साथ यहां पर नो नेवर नॉट जैसा कुछ है नहीं, तो नॉट आएगा नहीं। इसको मिलाकर लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, डू दे, लड्डू दे, राइट, डू दे। नेक्स्ट आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यू वर नॉट इल लास्ट वीक, बहुत ही आसान है, यू वर नॉट इल लास्ट वीक। यू है एज अ सब्जेक्ट, प्रोनाउन बिल्कुल लिख दिया यहां पर, वर है लिख दिया, वर हो या वधु हो लिख दिया हमने। फिर उसके बाद यहां पर नॉट भी लिखा हुआ है, तो नॉट आएगा नहीं, तो हो जाएगा वर यू, क्या थे तुम। कहना चाहता है कि तुम बीमार नहीं थे लास्ट वीक, क्या थे, यानी कि कुल मिला के तुम बीमार नहीं थे ना, ये कहना चाह रहा है इस पूरे सेंटेंस से। तो वर यू, इस पूरे सेंटेंस का बच्चों मतलब क्या हुआ, कि तुम लास्ट वीक बीमार नहीं थे ना। ठीक है, नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई नीड नॉट कम विथ यू। अब देखो भाई, इसमें थोड़ा सा समझने की जरूरत है। एक सेंटेंस मैं आपके लिए लिखता हूं, तुम्हें पढ़ने की आवश्यकता है, तुम्हें पढ़ने की आवश्यकता है। इसको ट्रांसलेट करेंगे दो तरीके से होंगे, यू नीड, चलो हम यहां पर थोड़ा सा इसको थोड़ा सा और इंटरटेनिंग बनाते हैं, इंटरेस्टिंग बनाते हैं। तुम्हें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे तुम्हें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो इसका जो पहला हमारा जाएगा सेंटेंस हो जाएगा यू डू नॉट, या ही के साथ डज नॉट आता, अगर ही हमारे पास होता तो यू डोंट नीड टू स्टडी। अध्ययन के लिए स्टडी का यूज करते हैं, सिर्फ रीड आउट करने के लिए, सिर्फ मतलब पढ़ पढ़ के बोल रहे हैं उसको रीड आउट कहते हैं, और ये स्टडी होता है अध्ययन के लिए। तो यू डू नॉट नीड टू स्टडी। यहां पर बच्चों देखो, ये जो नीड है ना, ये मेन वर्ब है। मेन वर्ब को हेल्पिंग वर्ब की जरूरत होती है, क्योंकि यहां पर डू क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। तो एक तो ये ट्रांसलेशन हुआ, दूसरा यू नीड नॉट ए स्टडी, यहां पर टू लगाने की जरूरत नहीं है। यहां पर नीड जो आया है, यहां पर ये मेन वर्ब नहीं, यहां पर मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब जैसे कैन हो गया, शुड हो गया, मे हो गया, माइट हो गया, ऑट टू हो गया, हैज टू, हैव टू, ये सब मॉडल वर्ब होती है। इन द सेम मैनर यहां पर मॉडल वर्ब नीड है, क्योंकि दो ऐसी वर्ब होती है, एक है नीड और दूसरा है डेयर, जिनको हम लोग बोलते हैं सेमी मॉडल्स वर्ब।
जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, सेमी मॉडल्स बोलते हैं, क्योंकि ये कभी मेन वर्ब की तरह आती है सेंटेंस में और कभी मॉडल वर्ब की तरह। जैसे अगर हम कहें यू कैन नॉट, यू शुड नॉट, यू मस्ट नॉट, इन द सेम मैनर यू नीड नॉट। आप बहुत ध्यान से समझना, हमारा टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। जब आपने हेल्पिंग वर्ब का यूज किया तो यहां पर डू का यूज किया, लेकिन जब आपने मॉडल वर्ब की तरह लिखा तो यहां पर यही वर्ब बन गया। देखो भाई, यही वर्ब बन गया। यहां पर वो मेन वर्ब था, ये हेल्पिंग वर्ब था। क्वेश्चन टैग में हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है, लेकिन यहां पर इसने कैसे लिखा है, आई नीड नॉट, जैसे कि कैन नॉट हो, इसका मतलब मॉडल वर्ब की तरह यूज किया, इसका मतलब यही नीड यहां पर उठ के आ जाएगा। तो अब इसका जो सही क्वेश्चन टैग बनेगा, सबसे पहले आई आ गया हमारे पास, फिर उसके बाद क्या आ गया, नीड आ गया, उसके बाद नॉट है तो नॉट नहीं लगाएंगे तो बचेगा क्या, नीड आई, नीड आई। या अगर इसको दूसरे तरीके से आपको बनाना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के तरीके से बनाना है, तो आप ये भी कह सकते हो कि डोंट आई, ये। लेकिन क्योंकि जिस तरीके का स्ट्रक्चर है उसमें हमें नीड आई लगाने की जरूरत पड़ेगी। तो उम्मीद है यहां तक सभी को समझ में आया होगा। हमने यहां पर 20 क्वेश्चंस लिए थे कि जो कि मैंने देखा कि अलग अलग एग्जामिनेशन में आ चुके थे, तो वही क्वेश्चंस मैंने यहां पर लिए थे। और उम्मीद है अब क्वेश्चन टैग को आपको दोबारा पलटने की, दोबारा देखने की या दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहां पर एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका है। और आगे भी हम लोग यही सारी चीजें आगे चैप्टर वाइज डिस्कस करते रहेंगे। जैसे कि आपने देखा होगा हम लोग अभी मॉडल पेपर और क्वेश्चन पेपर प्रीवियस सेट लेके आ रहे हैं, और जैसे जैसे कोई भी एग्जामिनेशन हमारा लाइंड अप होगा हम और भी क्वेश्चंस पेपर लाके डिस्कस करेंगे, ताकि आपको वैसा ही बिल्कुल फील आए जैसे कि एग्जाम में आता है। क्योंकि एग्जाम में तो आप डर जाते हो, नर्वस हो जाते हो, उस वजह से आते हुए चीज़ भी नहीं कर पाते हो, लेकिन यहाँ पर आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास यहाँ प्रैक्टिस मोड ऑन है। आप हमारे साथ प्रैक्टिस करो, आपको घर में अलग से प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। आपने देखा होगा डेली रीजनिंग का, क्वांट्स का और इंग्लिश का और तमाम तरीके के ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि या जीएस हो गया, या ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, या आपने देखा होगा हिंदी हो गया, सारे के सारे लेक्चर्स अपलोड होते रहते हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वीडियोस और सीखते रहिए। जय हिंद।